हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स और आईएनवीआईटी की। आपको याद होगा कि जब इस साल का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था तो सरकार ने जो रीट और आईएनवीआईटी की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके एक कंपोनेंट पे टैक्स लगा दिया था। और उसकी वजह से देखा जा रहा था कि जो रीट और आईएनवीआईटी के शेयर प्राइस है वो 1 फरवरी के बाद लगातार गिर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जब बजट को पार्लियामेंट में अप्रूव कराया है तो फाइनेंस बिल 2023 में कुछ राहत दी है इसके टैक्स कंपोनेंट में, और उसकी वजह से हमने देखा फ्राइडे को जो भी रीट और आईएनवीआईटी है उनके शेयर 3 से 5% तक भागे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम जो भी हमारे लिस्टेड रीट और आईएनवीआईटी हैं उनकी बजट के बाद की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं जब 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया गया था तो रीट और आईएनवीआईटी का एक जो कंपोनेंट होता है उसको टैक्सेबल कर दिया था, जो कि आज की डेट तक टैक्स फ्री था। तो उसके बाद चाहे वो एम्बेसी का रीट हो, माइंड स्पेस का हो, ब्रुकफील्ड का हो या इवन आईएनवीआईटी हो, सबके जो शेयर प्राइस हैं वो 1 फरवरी के बाद उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी। लेकिन अब जब सरकार ने बजट को पार्लियामेंट में फाइनली अप्रूव किया है तो फाइनेंस बिल 2023 जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, ज्यादातर नेगेटिव न्यूज की वजह से, क्योंकि उसमें जैसे डेट जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो एसटीटी वगैरह है उस पर एडिशनल टैक्स लगाया है। लेकिन इस बीच में कुछ पॉजिटिव भी न्यूज आई है, और पॉजिटिव न्यूज ये है कि जो टैक्स कंपोनेंट रीट और आईएनवी आईआईटी पे प्रपोज किया गया था उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, यानी कि उसके ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि फ्राइडे को एम्बेसी जो ऑफिस पार्क का रीट है ये 5% से ज्यादा भागा। माइंड स्पेस के रीट में भी बढ़ोतरी देखी गई। सिमिलरली ब्रूकफील्ड या इवन आईएनवीआईटी हैं उन सभी के शेयरों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट को काफी पॉजिटिवली लिया है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई एक रीट और आईएनवीआईटी कैसे फंक्शन करता है और उसकी पहले टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती थी और बजट में क्या चेंजेस प्रपोज किए गए थे, तो उसको मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार ने बजट में इसमें क्या चेंजेस प्रपोज किए थे। लेकिन आज की जो डिस्कशन है हम वो सीमित रखेंगे कि भाई क्या चेंजेस प्रपोज किए गए थे और अब जो फाइनेंस बिल 2023 को फाइनली अप्रूव किया गया है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो रीट को अगर हम हाई लेवल पे समझें कि वो कैसे फंक्शन करता है, चाहे वो रीट हो या आईएनवीआईटी, दोनों सेम ही फंक्शन करते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि रीट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है और वहीं आईएनवीआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो असेट्स होती हैं जैसे कि टोल रोड हो गई, पावर प्लांट हो गया, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो नॉर्मली एक रीट एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी को क्रिएट करते हैं जो कि उनके बिहाफ पे असेट्स मैनेज करती हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ रीट हैं वो डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, बट ज्यादातर आप देखेंगे कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं जो कि उनके बिहाफ पे प्रॉपर्टी ओन करता है, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इनके पास पैसा कहां से आएगा प्रॉपर्टी खरीदने का या इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स खरीदने का? तो उसके लिए जो रीट होता है वो इक्विटी या डेट की फॉर्म में इनको पैसा देता है। तो उस पैसे से जो स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदती है रीट के केस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स खरीदती है आईएनवीआईटी के केस में। तो उन कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो असेट्स होती हैं उसके थ्रू जो भी रेंट आता है वो इनकी इनकम होती है। तो इस इनकम में से जो भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के चार्जेस होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। उसके अलावा जो रीट से इन्होंने डेट की फॉर्म में कर्जा लिया होता है, पैसा लिया होता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। और इसके अलावा टैक्सेस वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट पे। और उसके बाद जो भी इनका अमाउंट बचता है वो डिविडेंड की फॉर्म में ये रीट को वापस कर देते हैं। और इसके अलावा भी अगर ये कोई प्रॉपर्टी मान लो बेच रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो वो भी रीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इन सब के अलावा एक और कंपोनेंट होता था कि जो ये लोन शुरू में लेते हैं जिसके ऊपर की इंटरेस्ट देते हैं, उस लोन को भी अगर इनके पास फ्री कैश होता है तो ये वापस करते रहते हैं ताकि इनका ओवरऑल जो कर्जा है वो कम होता रहे। तो अब वापस रीट पे आए, तो रीट क्या करता है, जो भी इनकम इनको एसपीवी से मिलती है ये उसमें मीडिएटर का काम करते हैं, यानी कि सिंपली
ये वो जो इनकम है यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे अगर आपने रीट में कोई यूनिट परचेज करी हुई है तो आपको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है जो इंटरेस्ट आता है, यानी कि जो ये कर्जा शुरू में देते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, ये इन्वेस्टर को जब ट्रांसफर किया जाता है तो ये इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होता है। दूसरा होता है डिविडेंड, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी रेंटल इनकम में से ये जो भी खर्चे इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके जो डिविडेंड बचता है वो ये रीट को देते हैं, जो कि यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया जाता है। ये टैक्सेबल होता है इन्वेस्टर के पास अगर एसपीवी जो है उन्होंने कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। लेकिन अगर इन्होंने कंसेशनल रेट जो कि 22% का होता है उस पे ना दे करके नॉर्मल जो 25% का टैक्स है उस पे दिया है, तो ये भी ये जो अमाउंट है इन्वेस्टर के हाथ पे टैक्स फ्री होता है। तो ये पता कैसे लगता है? तो इसके लिए एक डिटेल्ड ईमेल आती है अगर आप यूनिट होल्डर होंगे रीट के, तो आपको ये ईमेल आती होगी जब भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहां पे सभी कंपोनेंट को बताया जाता है कि मान लो आपको अगर 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो उसमें से इंटरेस्ट कितना है, डिविडेंड कितना है, अदर इनकम कितनी है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स दे पाए। इसी में एक कंपोनेंट होता है अदर इनकम का, जैसे कि कोई कैपिटल गेन वगैरह ट्रांसफर किया गया है तो वो भी इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होता है। इसके अलावा एक कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, अगर जो भी शुरू में इनिशियली रीट ने एसपीवी को लोन दिया है, जब उस लोन को वापस किया जाता है तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन और डेट इंस्ट्रूमेंट। आज तक यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर तक ये जो टैक्स फ्री होता था, क्योंकि सिंपली आपने लोन दिया, लोन वापस मिल गया, तो आपके लिए इनकम तो है नहीं, इसलिए इसको टैक्स फ्री माना जाता था। लेकिन कुछ फॉरेन इन्वेस्टर थे, इसका मिसयूज कर रहे थे, इससे टैक्स बचा रहे थे, तो बजट में सरकार ने इस कंपोनेंट को टैक्सेबल कर दिया था कि भाई जो भी पैसा आएगा, जो भी आपने लोन के फॉर्म में रीपेमेंट की फॉर्म में पैसा आएगा, अब इन्वेस्टर को इस पे ऊपर अदर इनकम की तरह टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जो भी उनका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेकर के जो रीट और आईएनवीआईटी हैं बहुत निराश थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारा तो ये सिंपली हमने किसी को कर्जा दिया वो हमें वापस मिल रहा है, आप उसको इनकम मान करके टैक्सेबल कर रहे हैं। तो इसको लेकर के हमने देखा था कि बजट के बाद रीट और आईएनवीआईटी के शेयर में गिरावट आई थी, क्योंकि इन्वेस्टर इसको अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान रहे थे कि भाई ये तो गलत बात है, हम कोई चीज कर्जा दे रहे हैं, उसका जब हमें वापस मिल रहा है आप उसको टैक्सेबल कर रहे हो। तो इसको लेकर के काफी निराशा थी और रीट और आईएनवीआईटी के शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई थी। और फाइनली जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईएनवीआईटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लॉबिंग की गई थी सरकार को, वो काम कर गई है। और सरकार ने जो फाइनेंस बिल 2023 है जिसको कि फ्राइडे को पार्लियामेंट में अप्रूव कराया गया है, उसमें कुछ जो टैक्स लगाया गया था उसमें रिलीफ दिया है। तो 1 फरवरी को जो बजट प्रपोज किया गया था उसमें जो भी कैपिटल रीपेमेंट थी उसके ऊपर पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, जिसको कि अब बदल करके बोला है कि जो अमेंडमेंट किया है फाइनेंस बिल 2023 में उसमें बोला है कि पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक स्पेसिफाइड सम पे टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि टैक्स अभी भी लगेगा लेकिन स्पेसिफाइड सम होगा। स्पेसिफाइड सम क्या होगा? इसमें से यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसको हम अगले पेज में एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझेंगे, बट उसमें से कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वापस आएगा सिर्फ उसी पोर्शन पे टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चाहते थे कि जो टैक्स लगाया जाए वो कैपिटल गेन लगाया जाए, यानी कि उसमें से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो, जो कैपिटल टैक्स का रेट है वो भी स्लैब रेट से कम हो। लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना है, उन्होंने बोला है कि अदर इनकम की तरह ही स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इसमें से कम कर दिया जाएगा। तो ये बिल अब लोकसभा में फ्राइडे को अप्रूव हो चुका है, यानी कि लॉ बन चुका है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एक्चुअल टैक्स कितना लगाया जाएगा, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी रीट या आईएनवीआईटी है, जब वो इशू हुआ था तो वो किस प्राइस पे हुआ था। मान लो कि वो 100 रुपए पे इशू हुआ था, तो जब तक ये 100 रुपए पे नहीं किए जाएंगे कैपिटल रीपेमेंट की फॉर्म में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे मान लो ये इशू हुआ 100 रुपए में, उसके बाद पहली बार 2024 में जो एसपीवी है या रीट है उन्होंने कैपिटल रीपेमेंट को यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया 20 रुपए, क्योंकि ये 20 रुपए 100 रुपए से कम है तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो जैसे आज की डेट में टैक्स फ्री है उस तरह से ये टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन फ्यूचर में लगातार आपको हर साल कैपिटल रीपेमेंट मिल रही है और ये अमाउंट मिलते मिलते 100 रुपए से ज्यादा होता है। मान लो 2030 में 32 में ये अमाउंट 110 रुपए हो जाता है, तो उस टाइम पे पहली बार जब ये टोटल जो इशू प्राइस है उससे ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे मान लो 110 हो गया क्यूमुलेटिव,
तो 10 रुपए के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर जो अमाउंट होगा, सिर्फ उसके ऊपर अदर इनकम के की तरह स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। मान लो उसके अगले साल में 20 रुपए का और सरकार सॉरी रीट ने कैपिटल रीपेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एडिशनल जो 20 रुपए होंगे, क्योंकि टोटल अब आपको 130 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए के ऊपर आप टैक्स दे चुके हैं, 100 रुपए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो टैक्स फ्री है, तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे लेकर के एम्बेसी जो ऑफिस पार्क रीट है, जो कि सबसे ज्यादा अपना 40 से 45% जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो रीपेमेंट कैपिटल की फॉर्म में करती है, इसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा था बजट के बाद। इन्होंने इस मूव को काफी अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि जो रीट की अट्रैक्टिवनेस है इससे बनी रहेगी और इन्वेस्टर इसमें अब इन्वेस्ट करते रहेंगे। और इसी का हमने देखा कि फ्राइडे को जब अमेंडमेंट सामने आया तो इनके शेयरों में काफी अच्छी वृद्धि देखी गई, खास करके एम्बेसी ऑफिस पार्क का रीट तो लगभग 6% के आसपास भागा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। हालांकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डिटेल में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।